आज भी माना जाता है कि जब किसी समाज को बहुत तेजी से बदलने की जरूरत होती है तो इसके लिए पत्रकारिता से कारगर कोई दूसरा हथियार नहीं है। अगर आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, राष्ट्र में। आज नेशनल प्रेस डे है और इस मौके पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ साथ इस हथियार की धार, यानी मीडिया नाम के इस हथियार की धार कुंद हो गई है, पहले से तेज हो गई है, या फिर अलग अलग लोगों द्वारा इस हथियार का इस्तेमाल अब अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जाने लगा है। यानी एक ऐसा हथियार बन गया है कि जिसके हाथ में है वो जिसकी तरफ इसका मुंह मोड़ना चाहे मोड़ सकता है। वर्ष 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसीलिए आज के दिन को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के कामकाज पर नजर रखती है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मीडिया हजारों वर्षों से मौजूद रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले अवशेष इस बात के गवाह हैं कि भारत में करीब 4000 वर्ष पहले लिपि विकसित कर ली गई थी और ये लिपि ही आगे चलकर कम्युनिकेशन यानी संचार का माध्यम बनी। भारत में शब्दों के जरिए लोगों के बीच जो संवाद हजारों वर्षों पहले शुरू हुआ था वो आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बाजार में बदल चुका है, क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया बाजार है। भारत में इस समय 1 लाख से ज्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। 1 लाख। भारत में अलग अलग भाषाओं में हर रोज 17,000 से ज्यादा अखबार प्रकाशित होते हैं और इनकी 10 करोड़ प्रतियां हर रोज छपती हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पढ़ते भी होंगे। समाचार पत्रों के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में 24 घंटे न्यूज दिखाने वाले न्यूज चैनल्स की संख्या इस समय 400 से ज्यादा है और यह भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स हमारे देश में है, 400 से भी ज्यादा। 56 करोड़ यूजर्स के साथ भारत सोशल मीडिया के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और इस मामले में चीन पहले नंबर पर है। यानी कभी अखबारों के जरिए, कभी न्यूज चैनल्स के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के जरिए भारत के लोग हर समय सूचनाओं से घिरे रहते हैं और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आप ये तय करते हैं कि देश, आपका समाज, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। आधुनिक भारत की बात की जाए तो भारत में छपने वाले पहले न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, जिसका प्रकाशन एक अंग्रेज ने किया था जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। और हिकी ने वर्ष 1780 में इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में द इंडिया गैजेट, द कैलकाटा गैजेट, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड जैसे अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। लेकिन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत की अलग अलग भाषाओं में छपने वाले अखबारों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इस स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में मीडिया का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था कि इसकी खबर अखबारों के जरिए देश के कोने कोने में पहुंच पाती। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों ने आजादी की इस पहली लड़ाई पर विस्तार से खबर उस समय भी छापी थी। यानी ये जो आजादी की लड़ाई है ये हो तो रही थी भारत में, लेकिन ब्रिटेन की प्रेस में भी इसके बारे में तब छप रहा था। हालांकि तब ये खबरें टेलीग्राफ के जरिए पहले बॉम्बे पहुंचाई जाती थी और फिर वहां से इन्हें लंदन पहुंचाया जाता था और इसमें कई हफ्तों का समय लग जाता था। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस बारे में खबर 13 जून को कहीं जाकर छपी, जिसकी एक कटिंग इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस समय के अखबारों की ये कटिंग्स मेरठ के एक इतिहासकार अमित पाठक ने नीलामी में खरीदी थी। शुरू में ब्रिटेन के अखबार स्वतंत्रता संग्राम की खबरों को बहुत कम जगह देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह खबर वहां के अखबारों के पहले पन्ने पर आने लगी। 18 जुलाई 1857 को ब्रिटेन के एक और अखबार द इलस्ट्रेटेड टाइम्स में इस खबर पर बहुत लंबा चौड़ा लेख छापा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर यह खबर आज के दौर में छपती तो 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स और डिजिटल मीडिया की बदौलत यह खबर मिनटों में ब्रिटिश राज तक पहुंच जाती और जब तक लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सिपाही मेरठ से बाहर निकलते तब तक तो ब्रिटेन अपनी सेना की टुकड़ियों को वहां भेजकर इन सिपाहियों को शायद रोक भी देता। 1857 की क्रांति के बाद एक तरफ तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले
अखबारों की संख्या बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों पर सेंसरशिप लागू करनी शुरू कर दी। यानी ये जो सेंसरशिप जो है ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है और ये सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था अंग्रेजों की सरकार ने। 1859 में जब बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया तो स्थानीय भाषा के कई अखबारों ने इस पर रिपोर्टिंग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन अखबारों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया और नए नए कानून बनाकर स्थानीय भाषाओं के अखबारों पर दबाव डाला जाने लगा और उनसे कहा गया कि वो कुछ भी प्रकाशित करने से पहले उसकी एक कॉपी अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को जरूर भेजें। तो सोचिए, ये जो आज आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ कि मीडिया पर बहुत तरह के दबाव होते हैं। मीडिया अगर कोई खबर चला देता है तो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और भी बहुत सारी कार्रवाई होती हैं, अदालतों में केस कर दिए जाते हैं। ये सब अंग्रेजों ने भी किया था। 1910 में लागू किए गए प्रेस एक्ट के तहत करीब 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। सोचिए, 1910 में 1000 अखबारों पर कार्रवाई की गई। 500 अखबारों पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए और कई अखबारों के संपादकों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब आपको कुछ याद आ रहा है? 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे भारत के अखबारों ने प्रमुखता से छापा और अखबारों के माध्यम से देश के लोगों के मन में आजादी की अलख जागने लगी। ब्रिटिश सरकार को यह बात पसंद नहीं आई और कुछ समय बाद प्रेस इमरजेंसी एक्ट ऑफ 1931 नाम का कानून लागू कर दिया गया। इसके तहत एक बार फिर से हजारों अखबारों पर कार्रवाई की गई। इसके बाद 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में खींच लिया तो अखबारों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी और ब्रिटेन की सरकार भारत के अखबारों पर एक बार फिर से सख्त हो गई। विदेशों से आने वाली खबरों को फिल्टर किया जाने लगा और नवंबर 1939 में जब देश भर की जेलों में बंद कैदी भूख हड़ताल पर चले गए तो अखबारों से कहा गया कि वो इस भूख हड़ताल के बारे में कोई खबर न छापें। लेकिन पाबंदियों और सख्ती के बावजूद भारत के अखबारों ने आजादी की लड़ाई से जुड़ी खबरें छापना बंद नहीं किया। महात्मा गांधी के भाषणों को प्रमुखता से छापा गया। दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों को अखबारों में अच्छी खासी जगह मिली। क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के ट्रायल और शहीद चंद्रशेखर आजाद की हत्या की खबरों पर भी बड़े पैमाने पर उस समय मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। हालांकि जब ब्रिटेन की सरकार ने काफी सख्ती की और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की रिपोर्टिंग करने से अखबारों को रोका तो उस समय ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटिश सरकार को यह भरोसा दिलाया कि वो इसकी खबरें छापने से परहेज करेंगे। यानी उस समय भारत के बहुत सारे जो एडिटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर लिया, लेकिन इसके बावजूद लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम रुका नहीं। गोपनीय रेडियो संदेशों के जरिए आंदोलन की खबरें सुनाई जाने लगी और कई अखबारों ने अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस शुरू कर दिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.